बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। शाम को ही अम्मी मेरे लिए एक फैंसी लिबास लेकर आई थी। मुझसे कहने लगी, बाजार से गुजर रही थी, इस जोड़े पर नज़र पड़ी तो मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया। तुम्हारी गोरी रंगत पर ये रंग बहुत जचेगा। मैंने वो काले रंग की मैक्सी अपने साथ लगाकर आईने में खुद को देखा तो वाकई मेरी सफ़ेद दूध जैसी रंगत पर वो मैक्सी जच रही थी। मैंने मोहब्बत से अपनी माँ के गले में हाथ डाल दिया। हालांकि हम दो बहनें थीं, लेकिन मेरी माँ को ज़्यादा मोहब्बत मुझसे थी और इसकी वजह यकीनन मेरी खूबसूरती थी, क्योंकि मेरी छोटी बहन की रंगत गंदमी सी थी, अभी नामनासिब थी। इसके बावजूद मुझे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार था। मेरी माँ एक नर्स थी और हमारी वाहिद कफ़ील भी। अब्बू के इंतकाल के बाद से ही अम्मी ने दोबारा नर्सिंग ज्वाइन कर ली थी। पूरा दिन हम दोनों बहनों ही घर पर होती थी। मेरी वालिद के इंतकाल के बाद मेरी उम्र 18 साल थी। मेरी बहन मुझसे 4 साल छोटी थी। मेरी माँ मुझे किसी काम को ज़्यादा हाथ नहीं लगाने देती थी। कहती थी, सारा से काम करवाया करो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपना ये हुस्न रूप चूल्हे के आगे झोंकने का। अम्मी जब ड्यूटी के लिए जाती तो ढेर सारे काम सारा से कहकर जाती, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ काम करवा देती थी। मेरी बहन ये शिकवा लाजमी करती थी कि अम्मी जितनी मोहब्बत आपसे करती है मुझसे नहीं करती, और इसकी वजह यह है कि मैं आपकी तरह खूबसूरत नहीं हूँ। खैर, बात तो ये थी कि मेरी वालदा शायद हुस्न परस्त थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक माँ के लिए तो इसकी औलाद बराबर होती है। जब अम्मी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है तो फिर सारा से क्यों नहीं करती। मैंने ये बात महसूस की थी कि मैं वो सारा को हमेशा हल्के से रंग लाकर देती थी और बिल्कुल सादा सा लिबास जैसे पहनकर कोई भी इसकी तरफ नज़र भरकर ना देखे। हालांकि अगर वो तैयार होती तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती थी और मुझे मेरी माँ एक से बढ़कर एक बढ़िया जोड़ा लाकर देती थी। सारा हमेशा मुझे सतासी नज़रों से देखती थी। मेरे लिए लाए गए कपड़ों को हसरत बड़ी निगाह से देखती थी, लेकिन मैं सारा से कहती थी कि तुम जब चाहे मेरे कपड़े पहन लिया करो। लेकिन ये बात मेरी माँ को गवारा ना थी। कभी वो मेरा लिबास पहन लेती तो अम्मी उससे उतरवा कर ही दम लेती थी। कहती, तेरी औकात है ये पहनने की, जा पहन पहले अपना रंग रूप देख, फिर ये रंग पहनना। ये रंग तो मेरी शहज़ादी के लिए है, इस पर जचता है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ बाप ने मेरा असल नाम क्या रखा था, पर मेरी माँ हमेशा मुझे शहज़ादी ही कहती थी। हालांकि मेरी माँ की रंगत भी सांवली थी, सारा अम्मी जैसी ही थी। मेरी माँ मुझसे कहती कि शहज़ादी, तुझे अपने हुस्न का अंदाज़ा ही नहीं, किसी सल्तनत हुस्न की मालक हो तुम। बदकिस्मती से तो तुम हमारे घर पैदा हो गई हो। माँ की बातों का नतीजा था कि मेरा दिमाग सातवें आसमान पर रहने लगा था। मुझे भी यही लगता था कि मैं वाकई कोई सी शहज़ादी हूँ। मेरी खूबसूरती का नतीजा ये निकला कि बहुत कम उम्र में मेरे रिश्ते आने लगे। अभी मैं 18 साल की भी नहीं हुई थी कि हमारे मोहल्ले से एक बहुत से अच्छे घराने से मेरा रिश्ता आ गया। लेकिन मेरी वालदा ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, बेशक मैं छोटे मोहल्ले में रहती हूँ, लेकिन मेरी बेटी किसी शहज़ादियों से कम नहीं, इसलिए तो मैं बहुत बड़े घर में ब्याऊँगी जब मेरी बच्ची राज करेगी। मेरे बरक्स मेरी छोटी बहन बस 14 साल की थी, लेकिन मेरी माँ की कोशिश थी कि जैसे ही इसका कोई रिश्ता आए मेरी माँ इसे चलता करे। मैंने अम्मी से कहा कि अभी सारा 14 साल की है, आप क्यों इसकी फ़िक्र में हलकान होती रहती हैं। अम्मी कहती कि तुम नहीं जानती, इस शक्ल सूरत के साथ लड़की की एक कम उम्र ही तो बचती है। अगर इसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ गई तो फिर नहीं किसी ने पूछना। सारा अभी बामुश्किल 16 साल की हुई थी कि मेरी माँ ने इसका रिश्ता भी तय कर दिया और इसकी शादी भी कर दी। अब घर पर सिर्फ मैं थी और मेरी वालदा ही होती थी, और वो भी दिन भर हॉस्पिटल में नर्सिंग करती थी, शाम को वापस लौटती थी। एक बार मेरी वालदा ने मुझे एक फैंसी ब्लैक मैक्सी ला कर दी। कहने लगी, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसे आज ही पहन लेना। मैं बहुत मुतअज्जब हुई। मैंने पूछा, अम्मी क्या किसी की शादी पे जाना है? तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा कि जब कहीं जाना नहीं है तो इतनी फैंसी कपड़े
क्यों पहनूं? वो कहने लगी कि तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, बस मेरा दिल चाहता है कि तुम नए से नए कपड़े पहनकर तैयार रहा करो और मैं तुम्हें देखा करूं। मैं मुस्कुराने लगी। मेरी माँ की मोहब्बत भी अजीब थी, मुझे दीवानों की तरह चाहती थी। कभी बाहर से आते हुए मेरे लिए मेरी पसंद की बिरयानी ले आती या कभी मेरे लिए कंगन उठाकर ले आती। घर के अखराजात में वो तंगी कर लेती थी, अपनी ख्वाहिशात पर से पुश डाल देती थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करती थी। मेरे लिए मेरी माँ मेरा सब कुछ थी। मैंने रात को ही वो मैक्सी पहन ली और तैयार भी हो गई। मेरी माँ मुझे देखकर सदके वारी होने लगी, कहने लगी, लगता है ये मैक्सी तुम्हारे लिए ही बनी थी, देखो तो कैसी प्यारी लग रही हो, तुम पर लगी। तुम शहज़ादी तो तुम पहले से मुझे कमज़ोर लगने लगी हो। मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने खुद को आईने में देखा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था मैं कमज़ोर हूँ। मेरी माँ ने कहा, इधर बैठो, मैं तुम्हें ताकत का इंजेक्शन लगाती हूँ, तुम इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी माँ अपने कमरे में गई और एक इंजेक्शन लेकर आ गई, मेरे बाजू पर लगा दिया। फिर मुझसे कहने लगी, मुझे लग रहा है कि तुम अपनी परवाह नहीं करती, रात देर तक जागती रहती हो, देखो तो आँखों के गिर्द कैसे हल्के हो रहे हैं। हालांकि ना तो मैं खाने पीने में कोई कंजूसी करती थी और ना ही अपनी नींद ख़राब करती थी। मेरे दिमाग में भी यही था कि मैं कोई शहज़ादी हूँ, इसीलिए शहज़ादी की तरह ही अपना ख्याल भी रखती थी। अम्मी ने मुझे बेड पर लटा दिया, लिहाफ भी उड़ा दिया, कहने लगी, आंखें बंद करो और सो जाओ, हर फिक्र से खुद को आज़ाद कर लो। फिर तो ऐसा ही हुआ, मेरी आंख बंद होने लगी और मैं गुनगुदगी में जाने लगी। मेरी आंख सुबह ही खुली थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं मामूल के मुताबिक तरोताज़ा नहीं थी। सर चकरा रहा था, जिस्म में भी दर्द सी उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं थक चुकी हूँ। मैंने नज़र घुमाकर जब घड़ी की तरफ देखा तो दंग रह गई। दोपहर के 12 बज रहे थे और मैं सो रही थी। मैं तो सुबह 8 बजे ही उठ जाती थी, इतनी देर तो मैं कभी नहीं सोई थी। मैं उठकर बैठी तो मुझे अपने सर में दर्द का एहसास शिद्दत से होने लगा। मुझे लगता था जैसे मेरे सर पर कोई भारी मनोमन वज़न बंधा हुआ हो। दूसरी बात ये थी कि मेरे लंबे घने बाल खुले हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मैं रात को सोने के लिए लेटी थी तो मैंने जूड़ा बांध रखा था। फिर मैंने सोचा कि शायद नींद में मेरा जूड़ा खुल गया होगा, लेकिन मुझे अपना वजूद कुछ बेजान सा लग रहा था। बहरहाल मैं उठकर बाहर आ गई। अम्मी जा चुकी थी। मैंने अपने लिए चाय बनाई, इससे थोड़ा सर का दर्द कम हुआ था। आज काम करते वक्त मेरा सांस बहुत फूल रहा था। बमुश्किल ही मैंने खाना बनाया था। शाम को अम्मी जल्दी ही घर आ गई थी। आज इनका चेहरा बहुत चमक रहा था, बहुत खुश थी और ढेर सारी चीज़ें मेरे लिए लाई थी। कहने लगी, आज मुझे बोनस मिला है। मैं भी खुश हो गई। मैंने जब शॉपिंग बैग देखे तो सारे के सारे कपड़े मेरे लिए लाई थी। मैंने अम्मी की तरफ देखा। मैंने कहा, आपने सारे कपड़े मेरे लिए क्यों ले आई हैं? आप क्यों मेरे लिए अपनी जान हिलकान करती रहती हैं? लेकिन मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, चंदा मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मैं नहीं तू पता नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरी माँ की नज़र में मेरे लिए न जाने क्या था। माँ बेशक अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन मेरी माँ की मोहब्बत मेरे लिए दीवानगी की हद तक थी। शायद इश्क था। मैंने ज़िद करके अपने कपड़ों में से कुछ कपड़े सारा के लिए भी निकाल दिए। मैंने कहा कि ये सारा को देकर आएंगे। जब से उसकी शादी हुई है आपने इसको कोई तोहफ़ा नहीं दिया। बहरहाल मेरे बहुत इसरार पर उन्होंने हम भी बार ली। सारा की शादी मतवसत घराने में हुई थी। शोहर की आमदनी भी मुनासिब थी, लेकिन फिर भी अपने घर में खुश थी। लेकिन मेरे लिए तो मेरे माँ ने बहुत ऊंचे ख्वाब देखे थे। इन्हीं दिनों मेरे एक अमीर घराने का रिश्ता आ गया। लड़का भी डॉक्टर था, कमाई भी अच्छी खासी थी, फैमिली भी छोटी सी थी। इन्हें मैं बेहद पसंद भी आ गई थी, लेकिन मेरी माँ ने इन्हें भी इनकार कर दिया। इस बार मुझे अपनी अम्मी के इस रवैये पर बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिहाज से बहुत बेहतर था। वो लड़का अच्छा खासा कमाता था, डॉक्टर था, इसकी फैमिली भी अच्छी खासी अमीर थी।
बज़ाहिर इनमें कोई भी बुराई नहीं थी और ना ही इनका कोई ऐब था। लड़का देखने में भी स्मार्ट था। वो लोग मुझे किसी मोहल्ले वाले के तवस्सुत से मिलने आए थे। इस वक्त अम्मी घर पर नहीं थी। मैंने इन्हें चाय पिलाई तो उन्होंने अपने आने का मकसद बयान कर दिया। वो खतून मुझसे मेरी वालदा का पूछने लगी। वो मुझे बहुत अच्छी खतून लग रही थी, नरम मिजाज थी। इतने में मेरी वालदा अपनी ड्यूटी से वापस आ गई। इस खतून को जब घर पे देखा तो इससे बहुत खुशनुबी से मिली, लेकिन जैसे ही इन्होंने इनके आने का मकसद पता चला तो कहने लगी कि किस से पूछकर इस मकसद के तहत हमारे घर पर आई हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का रिश्ता लाने की? मुझे अम्मी के गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही थी। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ बेटियां हों वहाँ रिश्ते तो आते ही हैं, और ये रिश्ता तो हर लिहाज से बेहतर था। लेकिन मेरी वालदा तो इन्हें अब बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। फिर मुझे कहने लगी, तुम्हें किसने कहा था कि आप दरवाज़ा खोलो? जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर आ जाता है रिश्ता मांगने के लिए। मेरी बेटी इतनी गई गुजरी है जो डॉक्टर के हवाले कर दूं? मेरी बेटी तो शहजादी है, लाखों नहीं करोड़ों में एक है। इतनी हसीन है, मैं भला क्यों कम उम्री में ही इसकी ज़िंदगी रोल दूं? मैं तो अभी 2-4 साल तुम्हारा कहीं रिश्ता नहीं करूँगी। ये लोग तुम्हारा हुस्न चूल्हे हंडी में ही मान कर देंगे और तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं तुम्हारे हुस्न की कीमत क्या है। मुझे अपनी माँ की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई थी। इस वक्त तो मैं चुपचाप होकर अपने कमरे में जाऊँ, ऐसा अनोखा तो कुछ नहीं था। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। अगर मेरी माँ 4-5 साल और गुजार देती तो जाहिर सी बात है मेरा हुस्न मान पड़ना शुरू हो जाता। मेरी शादी की उम्र भी थी, अभी मेरे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जाहिर सी बात है हर अरूज को ज़वाल है, तो मेरी खूबसूरती को भी ज़वाल आना कोई अनोखी बात तो नहीं थी, और मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। अम्मी ने सारा की शादी 16 साल की उम्र में कर दी थी। वो मुझसे छोटी थी। वहाँ तो अम्मी ने ऐसी कोई बात नहीं की। वो इतनी भी आम शक्ल सूरत की लड़की नहीं थी। तैयार होती थी तो काफ़ी लड़कियों में बेहतर नज़र आती थी ऐसी। फिर मैंने दिमाग को झटका दिया, मेरी माँ शायद सही कह रही है। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि अपने बजाय बस मेरे लिए ही हर चीज़ लाती है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुश हो जाती है और मैं इनकी मोहब्बत पर शक कर रही हूँ। ठीक ही है जो वो मेरे लिए सोच रही है, लेकिन सच शायद कुछ और था, बहुत ही तलख था। मेरी वालदा मुझे रोज़ाना रात को नए से नए जोड़ा पहनने को देती, मगर जैसे ही मैं तैयार होती तो कहती कि तुम पहले से कमज़ोर लग रही हो, और मुझे एक इंजेक्शन लगा देती। इस इंजेक्शन के लगते ही मैं सो जाती। अगले रोज़ मेरा सर बारी बारी होता। मुझे लगता था जैसे मैं पहले तो नहीं बल्कि लेकिन अब कमज़ोर होने लगी हूँ। मेरी सांस फूलने लगा। अब तो ये था कि पूरा दिन मैं 2-4 काम करती, वो मुझसे नहीं होते थे। रात को जब अम्मी आती तो काफ़ी थकी थकी सी लग रही थी। आते ही अपने कमरे में चली गई। मैंने चाय बनाई और इन कमरे में इनके लिए चाय ले जाने लगी ताकि इनकी थकन दूर हो जाए, मगर मुझे इनके दरवाजे पर ठटक के रुकना पड़ा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। वो किसी से फ़ोन पर कर रही थी कि बेफिक्र रहो, आपका काम हो जाएगा, लेकिन पैसे मुझे पूरे चाहिए। आप तो जानते हैं कि नर्सों की क्या तनख्वाह होती है। मेरा गुजर बिसर का ज़रिया तो यही काम है। जब से मैंने ये काम शुरू किया है मैं तो लाखों कमाने लगी हूँ। ये सुनकर मेरा दिल धक सा रह गया था। मेरी माँ ऐसा क्या काम कर रही थी जिसके लाखों कमा रही थी? मैं वहीं से वापस पलटकर किचन में आ गई। मैंने वो कप भी शेल्फ पर रख दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी माँ ऐसा क्या काम कर रही है जिससे वो लाखों कमा रही है। फिर मुझे याद आने लगा कि अब मेरी माँ बहुत सारे तोहफे हाथ में ले आती है। ज़ाहिर सी बात है ये तनख्वाह में तो मुमकिन नहीं था, तो ये इतने सारे पैसे अम्मी लाती कहाँ से है? मैं काफ़ी देर इसी पर सोचती रही। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा कि मैंने पहले इस बात पर क्यों नहीं तवज्जो दी।
کہ ایک نرس کی تنخواہ ہوتی ہی کتنی ہے، وہ برانڈ کے قیمتی سوٹ لا سکے۔ رات کو میری امی مجھے تیار کرنے لگی تو میں نے یہ بھی سوچا کہ اکثر امی مجھے رات کو روز قیمتی جوڑا پہنا کر تیار کر کے کیوں رکھتی ہے؟ آخر اس بات کا مقصد کیا ہے؟ روزانہ ایک قیمتی جوڑا پہنانا اور تیار ہونا اور پھر سو جانا مجھے یہ بڑا بے ڈھنگا سا کام لگ رہا تھا۔ پھر میں یہ بھی سوچنے لگی کہ روزانہ میری ماں مجھے طاقت کا انجیکشن لگاتی ہے، حالانکہ دن بدن میری رنگت پیلی پڑتی جا رہی ہے، میری صحت خراب ہو رہی ہے، میری آنکھوں کے نیچے حلقے بڑھنے شروع ہو گئے تھے۔ پہلے تو میری صحت اچھی تھی، ان 3 ماہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ پھر سے میرے کمرے میں آئی، ان کے ہاتھ میں انجیکشن تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا۔ میں کیوں لگواؤں؟ میری بات سن کر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی کیوں نہیں لگوانا؟ دیکھو تو صحیح کیا حالت ہوتی جا رہی ہے تمہاری۔ میں نے کہا آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ مجھے نیو جوڑا رات کو کیوں پہناتی ہیں، کیوں اتنا سجاتی سنوارتی ہیں پھر سلا دیتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس انجیکشن میں نیند کا نشہ ہے، کیونکہ اس کو لگاتے ہی مجھے نیند آ جاتی ہے اور میں صبح بہت دیر سے اٹھتی ہوں۔ میری ماں یہ بات سن کر پہلے تو بدحواسی ہوئی، چہرے پر پسینے آنے لگے، لیکن پھر سنبھل کر بولی کہ تم میری ممتا پر شک کر رہی ہو، تم میری بیٹی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی چیز کروں گی، تمہیں نشے کے ٹیکے لگاؤں گی؟ میں تمہاری ماں جو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ میں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا کبھی، سارا کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، صرف تمہارے بارے میں سوچا ہے، اور تم میرے اخلاص کا یہ بدلہ دے رہی ہو کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ کیا لگتا ہے تمہیں مجھے کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ تم سے ایک ماں کو اپنی بیٹی سے کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ تمہیں تیار نہیں ہونا تو مت ہو، مجھے تم شہزادی لگتی ہو، اسی لیے دل چاہتا ہے کہ تم اچھے لباس میں شہزادی والے کپڑے میں دیکھوں، بس اسی خواہش میں ماری ماری پھرتی ہوں، ڈبل ڈیوٹیاں کرتی ہوں تاکہ تمہیں اچھا لباس پہناؤں، شہزادی کے روم میں دیکھوں، اور تم یہ صلہ دے رہی ہو۔ مجھے اپنی ماں کی بات سن کر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا، کیسے ایسا سوچ سکتی تھی؟ میری ماں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن یہ بات بھی قابل تشویش تھی، وہ ایسا کیا کر رہی تھی جو 1 لاکھ کما رہی تھی؟ لیکن یہ سوال میں اپنی ماں سے نہیں پوچھ سکتی تھی، اسی لیے میں ایک دن جیسے ہی میری ماں ہاسپٹل کے لیے نکلی، کچھ ہی دیر بعد میں بھی ایک چادر میں اپنا چہرہ لپیٹ کر باہر نکل گئی۔ میں ان کا پیچھا کرنے لگی، حالانکہ جس ہاسپٹل میں امی کام کرتی تھی وہ گھر سے پیدل کے راستے میں تھا، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میری ماں نے رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ کر گئی۔ میں نے بھی ایک رکشہ رکوایا اور میں بیٹھ کر ان کے رکشے کے پیچھے کرنے لگی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میری ماں نے اپنا رکشہ ایک بنگلے کے باہر رکوایا تھا۔ میں چوکیدار کو دیکھا تو اس نے دروازہ کھول دیا، وہ اندر جا چکی تھی۔ میں نے بنگلے کا پتہ نوٹ کر لیا۔ میری ماں ہاسپٹل کا بہانہ بنا کر آخر اس بنگلے میں کیا کرنا چاہتی ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی میں اپنی ماں پر بلا وجہ کا شک کروں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی مریضہ ہو جسے میری ماں سنبھالتی ہو اور بدلے میں وہ اسے لاکھوں روپے دیتی ہو۔ میں اپنے دل کو ہر طرح کی تسلی دے کر بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور لگ رہی تھی۔ دوسرے دن چھٹی تھی، اماں گھر پر ہی تھی۔ میں سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر اسے بنگلے کے پاس گئی۔ میں نے چوکیدار سے کہا مجھے گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر وہ چوکیدار حیران ہوا، کہنے لگا یہاں تو کوئی بھی عورت نہیں رہتی۔ میں نے کہا تو پھر وہ نرس یہاں پر کیا کرنے آتی ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کی ذمہ داری کے لیے نرس کو رکھا ہے؟ میری بات سن کر وہ بہت ہی تعجب سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کون سی نرس؟ ہم تو کسی نرس کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا فیملی نرس؟ میری بات پر ابھی بھی وہ حیران تھا۔ ہم کسی نرس کو نہیں جانتے۔ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ وہ کل رکشے میں یہاں آئی تھی اور اندر بھی گئی تھی۔ وہ کون تھی؟ یہ سن کر اس شخص کی رنگت بدلی تھی، وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، کہنے لگا تم اس عورت کو کیسے جانتی ہو اور کس حوالے سے اس کے
पूछ गीछ करने आई हो। मैंने इसे झूठ बोल दिया। मुझे इसकी इंक्वायरी के लिए भेजा गया है। मैं पुलिस में हूँ। ये सुनकर तो चौकीदार और भी घबरा गया। मैंने इसे कहा कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बीक पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी, तुम भी पकड़े जाओगे। मेरी बात सुनकर वो कुछ डर सा गया। शायद ज़्यादा तेज़ और चालाक किस्म का चौकीदार नहीं था। कहने लगा, देखो अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो फिर तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जो हकीकतन इसने मुझे बताई मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। मेरे सामने मेरी माँ का एक नया ही रूप था। मैं घर आ गई। मेरी माँ पूछने लगी, कैसी थी तुम्हारी दोस्त जिससे तुम मिलने गई थी? शादी सीज़न के लिए रेडी जब घूमने हर लगे थे। तुम्हारी दोस्त जिससे तुम मिलने गई थी? मैंने कहा, ठीक थी। रात को फिर मेरी माँ ने मुझे फैंसी जोड़ा पहनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, मैं ये नहीं पहन सकती। चलो ठीक है, तुम जाओ आराम करो। मुझे हैरत हुई, इस रात मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगाया गया था। अगले रोज़ अपनी ड्यूटी पर गई। मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। रात को फिर मेरी माँ ने मुझे फैंसी जोड़ा पहनकर जो फरमाइश की, मैंने चुपचाप वो पहन लिया और फिर मुझे इंजेक्शन लगाकर सुला दिया और वो कमरे से बाहर चली गई। जब सुबह हुई तो मैंने वो कैमरा उतारा और देखने लगी। इस चौकीदार की सारी बातें सच्ची थी। मेरे हाथ से कैमरा गिर गया था। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी माँ ने सिर्फ नर्सिंग का ढोंग रचाया था। जैसे ही मैं बड़ी हुई थी वो मुझे फैंसी जोड़ा पहनाती और नींद का इंजेक्शन लगा देती। रात को मर्द आकर मेरे साथ रात गुजारते थे, जिसके वो लाखों रुपए कमा रही थी। यही वजह थी कि मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझसे वो पैसे कमा रही थी। मेरा सर चकराने लगा। मेरी सगी माँ कैसे ये सब कुछ कर सकती है? शाम को जब मेरी अम्मी वापस आई तो मैंने इसे वीडियो दिखाई। इसे देखकर इसकी रंगत भी फीकी पड़ गई। मैंने कहा, शायद तुम दुनिया की पहली ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटियों का यूँ सौदा कर रही है। और मैं बेवकूफ़ ये समझती रही कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं। जब मेरी तुम्हारे बाप के साथ शादी हुई थी तो इस वक्त तुम 1 साल की थी। मेरी सतीली बेटी, मेरी सकी बेटी तो सारा थी, जिसकी मैंने जल्दी शादी कर दी। तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद तुम दोनों को पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन तुम्हारा हुस्न देखकर मुझे यही लगा कि तुम मुझे कमा कर दे सकती हो। फिर जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ तुम 17 साल की थी। 3 साल मैंने तुम्हारी तस्वीरें मुख्तलिफ लोगों को दिखाई और तुम्हारे ग्राहकों का तैयार किया। अपनी बेटी की शादी में इसलिए पहले कर दी कि जो काम मैं तुमसे करवाना चाहती थी, इसके बाद मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता नहीं आना था, इसीलिए मैंने इसकी शादी कर दी। इस औरत के मुंह से ये सब सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई। इस औरत को पकड़वा दिया। इस बात को काफ़ी साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी मैं तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने नर्सिंग कोर्स किया है और नौकरी करके अपना पेट भरती हूँ। जायज़ और